गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बियरिंग्स। ये आपका यूनिट 4 है और ये आपके नोट्स में दिया हुआ है पेज नंबर 114 में। बियरिंग एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो एक शाफ्ट और एक हाउसिंग के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है विथ मिनिमम फ्रिक्शन। अब बियरिंग के अगर फंक्शंस देखेंगे तो बियरिंग के बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। आपने अगर देखा होगा कि हमने जब मशीन डिज़ाइन 1 सब्जेक्ट पढ़ा था, वहाँ पर हमने शाफ्ट्स का जब डिज़ाइन पढ़ा था तो शाफ्ट्स को होल्ड करने के लिए ही बियरिंग्स लगते हैं, है ना। तो उसी बेसिस पे इसके फंक्शन डिफाइंड है कि अगर पहला फंक्शन इसमें जैसे आपका लिखा हुआ है नोट्स में, टू परमिट फ्री रोटेशन ऑफ द शाफ्ट विद मिनिमम फ्रिक्शन, मतलब आपको शाफ्ट को रोटेट करना है। बियरिंग्स को पकड़ के शाफ्ट में आपके ट्रांसमिशन एलिमेंट्स लगे रहते हैं जो कि आपके पावर डिलीवर करने में काम आते हैं। लेकिन शाफ्ट को जहाँ पर हम होल्ड करके रखते हैं उनको हम बोलते हैं बियरिंग्स, है ना। और बियरिंग्स का काम बस यही है कि जो शाफ्ट है उसमें फ्रीली रोटेट होता रहे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। दूसरा फंक्शन आता है इसका, टू सपोर्ट द शाफ्ट एंड होल्ड इट इन करेक्ट पोजीशन। शाफ्ट को उसको पकड़ के भी रखना पड़ता है और किसी भी टाइप का उसमें शाफ्ट में प्ले या अलाइनमेंट नहीं आना, मिस अलाइनमेंट नहीं आना चाहिए कि शाफ्ट में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं आना चाहिए। मतलब रिजिडली उसको अपनी जगह पे उसको पकड़ के रखना पड़ता है विदाउट एनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस और मूवमेंट। और तीसरा है आपका, टू टेक अप द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शाफ्ट एंड ट्रांसमिट्स देम टू फ्रेम ऑफ फाउंडेशन। जो भी आपके शाफ्ट में ट्रांसमिशन एलिमेंट्स लगते हैं सारे फोर्सेस उन्हीं में एक्ट करते हैं, लेकिन वो फोर्सेस ट्रांसफर हो जाते हैं आपके बियरिंग्स पे। इसलिए हम लोग मैक्सिमम केस में हम बियरिंग रिएक्शंस निकालते हैं, है ना। और वही बियरिंग के जो फोर्सेस है वो आपके फ्रेम और फाउंडेशन में चले जाते हैं, जिससे आपका मशीन प्रॉपरली चलता रहता है। तो ये 3 बेसिक फंक्शंस है बियरिंग्स के। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग्स कि बियरिंग्स को कितने टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड टू बी सपोर्टेड। बियरिंग्स कौन कौन से लोड सपोर्ट कर सकता है। अगर मैं एक जनरल शाफ्ट और बियरिंग का मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको दिखेगा कि ये एक ऐसा शाफ्ट बना रहा हूं मैं, इसमें मैं कहीं पर यहां पर एक ऐसा बियरिंग लगा रहा हूं। अगर मैं इसको 2 बियरिंग लगाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे, अगर मान के चलिए एक शाफ्ट है और ये बेयरिंग्स है। अब यहाँ पर आपका कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट, चाहे वो गियर हो, चाहे पुल्ली हो, चाहे बेल्ट ड्राइव हो, ये कुछ भी लगा रहता है ना। और ये आपका बियरिंग सपोर्टेड रहता है ना, शाफ्ट, ठीक है ना। तो जो भी फोर्सेस आपके आएंगे उसको टेक ओवर करेगा आपका बियरिंग। अब अगर बियरिंग के देखेंगे तो हमने पहला क्वालिफिकेशन लिखा है, डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड, कि कोई भी बियरिंग कौन कौन से डायरेक्शन में लोड को सपोर्ट कर सकता है। तो ये लोड जनरली 2 ही टाइप के होते हैं। पहला एक होता है रेडियल लोड और एक दूसरा होता है एक्सियल लोड। और जो बियरिंग्स रेडियल लोड को सहन करते हैं उनको हम रेडियल बियरिंग्स बोलते हैं, और जो एक्सियल लोड को झेलते हैं उसको हम थ्रस्ट बियरिंग्स भी बोलते हैं, है ना। रेडियल लोड अब यहां पर समझेंगे कि जैसा ये बियरिंग है, इसका आउटर पेरिफेरी देख रहे हैं, इसमें अगर कोई भी लोड आ रहा है इस तरीके से उसके पेरिफेरी में, जो वो लोड टूवर्ड्स दिख रहा है कि रेडियस से होता हुआ सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल लोड। किसी भी तरीके से अगर ये गोले में देखेंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में आपका टुवर्ड सेंटर ऑफ द बियरिंग वो एक्ट करेगा, है ना। मतलब इस लोड का डायरेक्शन देखेंगे, ये अगर ये आप शाफ्ट एक्सिस माने तो शाफ्ट एक्सिस से जो आपका रेडियल लोड है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, और आपके आगे जाके बुक्स में इसको नोटेशन दिया जाएगा FR से, रेडियल लोड। तो जो बियरिंग इस टाइप के लोड को झेलते हैं जो कि शाफ्ट से परपेंडिकुलर है, उनको हम रेडियल बियरिंग्स भी बोलते हैं, जो रेडियल लोड झेलते हैं। तो रेडियल लोड को बस देखेंगे, इसका डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो शाफ्ट एक्सिस से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, और कि आपका जब किसी भी पॉइंट पे अगर आके लगे, लेकिन वो शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए और रेडियली अंदर की तरफ जाना चाहिए, उसको हम रेडियल लोड बोलते हैं। दूसरा जो आपका लोड होता है वो एक्सियल लोड, वो शाफ्ट एक्सिस से पैरेलल रहता है। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन से ऐसा आ सकता है, या तो ये टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट होगा या आपका लेफ्ट टू राइट होगा ऐसा, और शाफ्ट एक्सिस से पैरेलल आके जो भी लोड आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सियल लोड, और इसको आपके आगे जाके डाटा बुक में या बुक्स में डिनोट किया है FA से। तो कोई भी बेयरिंग 2 टाइप का ही लोड झेल सकता है, या तो हो सकता है रेडियल लोड या तो हो सकता है वो एक्सियल लोड।
जो बियरिंग्स रेडियल लोड झेलते हैं उनको हम रेडियल बियरिंग्स बोलते हैं, जो एक्सियल लोड झेलते हैं उसको हम थ्रस्ट बियरिंग बोलते हैं, क्योंकि एक्सियल और थ्रस्ट को हम सिनोनिम्स में लेके चलते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस। अब आपका बियरिंग्स कौन कौन से कॉन्टैक्ट बनाता है। अगर बेसिकली देखें तो मैं यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट बनाया था, उसमें डायरेक्ट एक बियरिंग लगा दिया था, जबकि शाफ्ट अगर आप देखोगे तो बियरिंग को भी सपोर्ट करने के लिए कोई चीज चाहिए। जैसे आपने कहीं मशीन ड्राइंग में पढ़ा होगा, प्लमर ब्लॉक टाइप का एक चीज पढ़ा होगा, है ना, वो कुछ इस टाइप का रहता है, ऐसा टाइप का। मैं एक जनरल डायग्राम बना दे रहा हूं इसका, है ना। ये इस टाइप का रहता है कि ये कैप रहता है यहाँ पर, ये आपका ऐसे, है ना। ये प्लमर ब्लॉक का नीचे का पोर्शन रहता है, ये ऊपर का पोर्शन रहता है। यहाँ पर आप स्क्रू से इसको टाइट करते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पर भी आप स्क्रू लगा टाइट करते हैं, और ये पूरी चीज आपका मशीन के फ्रेम ऑफ फाउंडेशन में बोल्ट के थ्रू ये लग जाती है ऐसे। मतलब इसको माउंट करना है तो सबसे पहले ये प्लमर ब्लॉक का नीचे का हिस्सा रहता है जिसको आपको मशीन के फ्रेम में लगाना है। ये कैप ऊपर से, ये जो सेमी स्फेरिकल का आपको कैप दिख रहा है, ये खुला रहता है। तो सबसे पहले आप इसमें अपना शाफ्ट जिसमें आपका बियरिंग फंसा रहेगा, इसको आप यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद ऊपर से कैप करके इसको क्लोज कर देंगे। तो ये होता है बियरिंग का हाउसिंग। तो बेसिकली जो शाफ्ट है वो बियरिंग के हाउसिंग में ही फंसता है। अब इस बियरिंग का जो हाउसिंग, इसके अंदर जो बियरिंग लगेगा, इसका टाइप क्या होना चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। जैसा पहला होता है आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये सबसे जनरल बियरिंग है जो आपको मैक्सिमम मशीन्स में देखने के लिए मिलता है, जिसमें स्फेरिकल बॉल्स या स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल रोलर्स यूज करते हैं, है ना, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अगर इसका पार्ट्स देखें तो इसमें एक आउटर रेस होता है, इसको हम आउटर रेस बोलते हैं, आउटर रिंग जैसा एक चीज होता है ना। और एक अंदर में आपको एक इनर रिंग भी दिखेगा जिसको इनर रेस भी बोलते हैं, ऐसा। और इन दोनों रिंग्स के बीच में कुछ स्फेरिकल बॉल्स फंसे रहते हैं ऐसे। ये सिलेंड्रिकल रोलर भी हो सकते हैं। और आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जाली जैसा चीज भी दिखेगा, इसको हम केज बोलते हैं। तो ये इस टाइप का होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, इसको बोलते हैं। इसमें एक आउटर रेस होता है, एक इनर रेस होता है, इसमें रोलिंग एलिमेंट्स रहते हैं और ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं केज के थ्रू। अब अगर हम इस बियरिंग के साथ इसको शाफ्ट को लगाना है तो अब इस टाइप के बियरिंग्स में आप ध्यान देंगे कि इसमें जो शाफ्ट एंटर करता है वो हमेशा इनर रेस में करता है ना। आपको शाफ्ट को इनर रेस के अंदर में रिजिडली फंसाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से टाइटली ये जाता है इसमें, है ना, मैक्सिमम केस में। जिसमें अगर जब भी शाफ्ट घूमेगा तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि जब भी आपका शाफ्ट घूमेगा इनर रेस में फंसने के बाद तो साथ ही साथ आपका इनर रेस भी रोटेट होगा, लेकिन आउटर रेस आपका फिक्स रहेगा बियरिंग हाउसिंग से। मतलब अगर इसी चीज को मैं यहां बनाऊं तो यहां पर आपका आउटर रेस फंस जाएगा बियरिंग हाउसिंग में, है ना। ये अंदर में आपका इनर रेस रहेगा और यहां पर आपके रोलिंग एलिमेंट्स रहेंगे। तो इस तरीके से आपका शाफ्ट पूरा सपोर्ट करेगा। और ये बियरिंग आपका जो शाफ्ट यहां से निकला हुआ है, अगर मैं ब्लैक बोर्ड से परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये शाफ्ट इजिली रोटेट हो सकता है इन बॉल्स के थ्रू। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या चीज फिक्स हो रही है और क्या चीज मूवमेंट हो रही है। आप अगर इसको देखेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जब भी हम यूज करेंगे बियरिंग हाउसिंग में तो इसका जो आउटर रेस है ये आपका हाउसिंग के साथ फिक्स हो जाता है, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा। और आपका जो इनर रेस है जिसके अंदर में आपका शाफ्ट रिजिडली फिक्स्ड है, जब भी आप शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो इनर रेस भी रोटेट होगा और ये बॉल्स भी साथ में रोटेट होंगे। इनके बीच में ये केज इसलिए दिया जाता है ताकि बॉल्स आपस में टच ना करें और इनके बीच में वियर टियर ना हो। तो बेसिकली इसके 4 पार्ट होते हैं, आउटर रेस, इनर रेस, रोलिंग एलिमेंट्स और केज, है ना। ये आपस में टच ना करें इसलिए केज देते हैं और ये इवनली स्पेस करके रखता है इनको आपस में। तो एक टाइप का होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, है ना। इसमें आपको या तो स्फेरिकल बॉल्स मिलेंगे या ऐसा सिलेंड्रिकल रोलर्स भी मिल सकते हैं। ये दोनों को यूज करने का तरीका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ये रहता है, ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोड आएगा, है ना। अगर आप देखें किसी बॉल को 2 सरफेस के बीच में अगर आप इंजेक्ट करें तो आपको दिखेगा कि ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर किसी एक सिलेंडर को हम 2 सरफेस के बीच में हम कांटेक्ट पे लाएं तो आपको दिखेगा कि ये एक लाइन कांटेक्ट बनाता है। तो इससे लोडिंग कंडीशन पे ये फर्क पड़ता है कि अगर ये पॉइंट लोड हम बॉल्स यूज कर रहे हैं जिसमें पॉइंट लोड बन रहा है तो ये लाइट लोड ले सकता है, लेकिन अगर हम ये लाइन कांटेक्ट बनाए तो ये उससे ज्यादा हैवी लोड ले सकता है क्योंकि एक लाइन कांटेक्ट बनाता है।
तो ये लोडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको आपके रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में किस टाइप का रोलिंग एलिमेंट रखना है। तो ये आपका हो जाता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब इसी चीज में हम एक दूसरा देखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ये बहुत ही हैवी टाइप का बेयरिंग होता है ना। इसमें आपको सिर्फ एक आपको हाउसिंग के अंदर में, अगर आप यहाँ पर मैं यहीं पर डायग्राम बनाऊं तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं डालना है। ये जो हाउसिंग है इसके अंदर में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन डलता है जिसको हम बोलते हैं बुश। इस चीज को बोलते हैं बुश, और इसी में आपका शाफ्ट आ जाता है थोड़ा सा क्लियरेंस स्पेस के साथ में, है ना। मतलब ये स्लाइटली पार्शियल मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बनाता है। इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं रहता है। इसमें इस हाउसिंग में हम एक बुश डालते हैं और उसके बाद शाफ्ट डाल के इसको हम रोटेट करवा देते हैं, और हल्का सा आपको क्लियरेंस रखना पड़ता है। इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग या तो पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाते हैं या तो लाइन कॉन्टैक्ट बनाते हैं, लेकिन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आपका बुश है ये, और इसमें ये शाफ्ट है, ये पूरा टच होके घूमता है। इसका मतलब ये एक टाइप का सरफेस कॉन्टैक्ट बनाता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि कांटेक्ट ऑफ सरफेस मतलब कि किस टाइप का लोड ले सकता है, ये लाइट लोड ले सकता है, ये मीडियम लोड ले सकता है, और सबसे ज्यादा हैवी लोड ये सरफेस कांटेक्ट बेयरिंग देता है, जहां पर बहुत हैवी शाफ्ट रहते हैं या आपको बहुत ज्यादा पावर डिलीवर करना है शाफ्ट के थ्रू, तो वहां पर हम स्लाइडिंग कांटेक्ट बेयरिंग का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमको यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम ये ब्लॉक में ऊपर में होल करके इसमें एक सम्प बना के, है ना, इसमें हम ऑयल को भेजेंगे, और ऑयल को जाने के लिए अंदर में हमको क्लियर स्पेस चाहिए रहेगा। जिस क्लियर स्पेस में ये ऑयल आएगा, ल्यूब्रिकेशन करेंगे, तभी ये एक फ्री मूवमेंट देगा और ये आपका शाफ्ट इसमें अच्छे से रोटेट होगा। तो इसके कोई ज्यादा पार्ट्स नहीं, इसमें सिर्फ एक बुश लगता है, और उसके अंदर में शाफ्ट। वो बुश भी इसलिए लगता है क्योंकि जब भी अगर फाइनली, क्योंकि इसमें सरफेस कांटेक्ट तो हो ही रहा होगा, तो उसमें कभी वियर टियर होगा तो ये बुश ही खराब होगा, जिसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। आपका हाउसिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें हाउसिंग में डायरेक्ट एक बुश डालते हैं, और उसके बाद सीधा आपको जो शाफ्ट है उसको आप डाल देते हैं, और उसके बाद ये शाफ्ट रोटेट होना चालू हो जाता है विद इन द बुश। और इसमें जो क्लियर स्पेस पे आप ऑयल रखेंगे ताकि फ्रिक्शन को हम मिनिमम कर सकें। तो इस टाइप का हम इसको बोलते हैं जर्नल बेयरिंग्स। तो ये दो टाइप के आपका आते हैं, है ना। इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स और जर्नल बेयरिंग्स बोलते हैं, और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। ये दो टाइप के बेयरिंग्स से आपके यूनिट में है। अब हम बारी बारी इनके मेथोलॉजी देखेंगे, इनके प्रोसेस देखेंगे, और इनको सेलेक्ट करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आपके चार पार्ट से बनते हैं: आउटर रेस, इनर रेस, एक रोलिंग एलिमेंट, और उसमें जो जाली लगी रहती है केज, ताकि वो जो बॉल्स या रोलर्स हैं वो प्रॉपरली अपने अपने स्पेस में रहें और दोनों आपस में टच करके वियर टियर ना करें। अब रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स के टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स, ये आपके अगर आप देखेंगे तो डाटा बुक में पेज 15.1 में इनके डायग्राम्स बना के दिए हुए हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नोट्स में लिखा है। इसमें सबसे जनरल बेयरिंग होता है आपका पहला जो दिख रहा होगा, वो होता है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। इसका डायग्राम कुछ आपके डाटा बुक में इस तरीके से बना होगा, मैं इसको बनाते जाऊँ अगर तो, है ना। ये कुछ इस टाइप से रहता है। ये आपका रहेगा आउटर रेस, ये आपका इनर रेस। इसमें मैं अपोजिट हैचिंग कर रहा हूं क्योंकि ये अलग चीज है ना। यहाँ पर मैं ऐसे केज के दिखाने के लिए ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। इस टाइप का एक जनरल डायग्राम बना के हम देख सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका इनर रेस है, जिसके साथ आपका हमेशा एक शाफ्ट फिक्स हो जाता है और शाफ्ट फंस जाता है। इस बेसिक चीज को ध्यान रखेंगे कि शाफ्ट हमेशा रिजिडली फिक्स रहता है इनर रेस के साथ में। शाफ्ट में अगर किसी भी टाइप का मूवमेंट आया तो वो मूवमेंट भी ट्रांसफर होगा इनर रेस में, ठीक है ना। और इनर रेस के साथ कनेक्ट रहता है आपका ये बॉल। और अगर आप देख रहे होंगे तो इनर रेस एकदम फ्लैट नहीं है, इसमें ऐसा ग्रूव बना हुआ है। मतलब अगर मैं ये बॉल्स हटा दूं तो आपको दिखेगा बेसिकली आउटर रेस और इनर रेस कुछ इस तरीके से रहता है। मतलब उसमें ग्रूव कटा रहता है ना। और ये ग्रूव बहुत डीप रहता है, इसलिए इसको मिला हुआ है नाम डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। मतलब दोनों रेसेस में डीप ग्रूव भी डाला हुआ है, और इसमें हम जो डालेंगे वो बॉल्स डालेंगे, स्फेरिकल बॉल्स। तो दिख रहा होगा ये इनर रेस का ग्रूव है या आउटर रेस का ग्रूव है। इन ग्रूव्स के बीच में ही बॉल फंसा रहता है ताकि बॉल्स निकले ना, और ये आपस में जाली से फंसे रहते हैं, केस से फंसे रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस किस टाइप का लोड ले सकता है। तो इस टाइप का बेयरिंग रेडियल लोड भी ले सकता है, और हल्का सा आपका एक्सियल लोड भी ले सकता है। मतलब एफ आर और एफ ए दोनों आ सकता है।
तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग रेडियल और एक्सियल लोड दोनों ले सकता है। सेकंड टाइप का आप देखेंगे जो कि है आपका सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। अगर इसको देखें, इसमें से बॉल्स को रिप्लेस करना है सिलेंडर से, और ये जस्ट इसका मॉडिफिकेशन है। और मैंने बताया था कि बॉल्स को सिलेंडर से रिप्लेस करने का सिर्फ एक ही रीजन है, टू टेकिंग द लोड कैरिंग, टू इंक्रीजिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग, क्योंकि एक पॉइंट कांटेक्ट बनाता है, ये लाइन कांटेक्ट बनाता है। तो इसमें देखेंगे आपको तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जो मैंने सिलेंडर के लिए आप हमेशा एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये रोलर है और इसका डायग्राम आपके डाटा बुक में कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ये आपका है आउटर रेस और ये है आपका इनर रेस, और यहाँ पर साथ में आपका केज भी डाला हुआ है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर ग्रूव किस टाइप से कटा है तो आप देखेंगे कि इसमें अगर मैं ये रोलर्स को हटा दूं तो आपको दिखेगा कि इसमें आपको जो आउटर रेस है उसमें एक ग्रूव कटा हुआ दिखेगा, लेकिन इनर रेस बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे है, इसमें कोई भी ग्रूव नहीं कटा है, और ऊपर से यहाँ पर साइड में थोड़ा सा हल्का सा इंक्लाइन भी दिखेगा। अब इसमें अगर आप किसी एक सिलेंडर को रखो, एक सिलेंड्रिकल रोलर को रखो, तो आपको दिखेगा कि सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन तो आउटर रेस में फंस जा रहा है, लेकिन इनर वाला फ्लैट रखा हुआ है इसके ऊपर। अब यहाँ पर आपको फिर से पता है कि शाफ्ट हमेशा इनर रेस के साथ में फिक्स रहता है, इसका मतलब शाफ्ट में कोई मूवमेंट आएगा तो इनर रेस में मूवमेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियल लोड रेडियली अंदर जाता है, मतलब शाफ्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो ये बहुत हैवी रेडियल लोड ले सकता है इसके तुलना में, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट लोड है, यहाँ पर ये लाइन लोड है ना, तो ये हैवी रेडियल लोड ले सकता है। लेकिन अगर हम एक्सियल लोड की बात करें जो शाफ्ट एक्सिस से पैरेलल होता है, तो ध्यान से देखेंगे ये दोनों फिक्स है। अगर मैं शाफ्ट को इस साइड मूव करूंगा तो इससे फंसा हुआ ये इनर रेस भी इस साइड मूव हो जाएगा और उसको अटैक करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस ये दिख रहा होगा ये फ्लैट है, क्योंकि उसका ऊपर वाला पोर्शन तो ग्रूव में फंसा है, लेकिन नीचे वाला रेस में कोई ग्रूव नहीं रहता है, इसलिए ये बिल्कुल स्लाइड होके ये बाहर निकल जाएगा और ये बेयरिंग खुल जाएगा। इसका मतलब रेडियल सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड ही ले सकता है, ये एक्सियल लोड नहीं ले सकता है, और ये हैवी रेडियल लोड लेता है ना। तो इसके ये सब लोड क्लियरिंग कैरिंग कैपेसिटी बेयरिंग की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिसाइड करना पड़ता है आपके जितने भी 7-8 टाइप के बेयरिंग्स है कि कौन सा बेयरिंग आपको कैसा लगाना है, आपके मशीन में किस टाइप का लोड आएगा, उसके हिसाब से ही हमको बेयरिंग सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन सा बेयरिंग कौन कौन सा लोड ले सकता है। तो सबसे जनरल बेयरिंग ये दोनों टाइप का लोड ले सकता है, रेडियल और एक्सियल लोड, जिसको हम डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग बोलते हैं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड लेगा और किसी भी टाइप का एक्सियल लोड नहीं लेगा। इसके बाद आता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, है ना। ये आपका डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का ही मॉडिफिकेशन रहता है, जिसमें कुछ इस टाइप का रहता है आपका रेस, ये ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा। अब इसमें आपको दिखेगा ये आउटर रेस, ये इनर रेस। अब इसमें भी अगर मैं ये बॉल्स को हटा दूं तो आपको इसका ग्रूव का कंडीशन दिख जाएगा कि इसमें कुछ इस टाइप का ग्रूव है, एक एंगल पे है, ये जो है ये एक एंगल बना रहा है आउटर रेस का, और ठीक अपोजिट में ये इनर रेस एक एंगल बना रहा है ऐसा। जैसे इसमें आपका ग्रूव सेंटर में था, इसमें थोड़ा साइड में एक एंगल पे ये ग्रूव बना हुआ है दोनों, है ना। और इसी में अगर आप बॉल फंसाएंगे तो ये बन जाएगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ये जस्ट डीप ग्रूव का ही मॉडिफिकेशन है, बशर्ते ये आपको बताएगा कि हैवी रेडियल लोड भी ले सकता है ये, और हैवी एक्सियल लोड भी ले सकता है ये। पर आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी मैं इसके साथ शाफ्ट कनेक्ट करूंगा, है ना, और इसको मैं अगर मूव करूंगा एक्सियल डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो ये वाला आउटर रेस तो हाउसिंग में फंसा रहता है ना, और यहां पर अगर मैं इसको मूव करूंगा तो इसके साथ ये भी मूव होगा, तो ये अटैक करेगा, दोनों सरफेस अटैक करेगा और ये आपका बेयरिंग अच्छे से फंसा रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्शन को मूव कर दूं उस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ करूं, यहां से करूंगा, तो यहां पर इसको फ्लैट सरफेस है, ये इजिली ये इनर रेस बेयरिंग से बाहर आ जाएगा। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये रेडियल लोड भी ले सकता है और हैवी एक्सियल लोड भी ले सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। और अगर जिस टाइप से डायरेक्शन बना हुआ है, मतलब इसमें जो रेडियल लोड आ सकता है वो राइट टू लेफ्ट ही आ सकता है। अगर ये लेफ्ट टू राइट हुआ डायरेक्शन तो ये आपका बेयरिंग्स निकल जाएगा।
ये एक्सियल लोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ले सकता है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में कंडीशन आती है कि आपको ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज करना है, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम एक और बेयरिंग इसके पेयर में लगा लेंगे जो इससे अपोजिट रहेगा, है ना, जिसका फंक्शन इसके अपोजिट रहेगा, तो उसको अगर हम यूज कर लेंगे तो हमारा ये काम चल जाएगा। ऐसा इस टाइप का दो अपोजिट बेयरिंग अगर हम रख लेंगे, है ना, तो फिर ये दोनों डायरेक्शन में रेडियल एक्सियल लोड ले सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज करना पड़ता है तो इनको हमेशा पेयर्स में यूज करना पड़ता है, मतलब एक पेयर एक साइड में लगेगा, एक पेयर यहाँ से एक साइड में लगेगा, मतलब टोटल 4 बेयरिंग्स लगेंगे। तो आपका ये हैवी एक्सियल लोड दोनों डायरेक्शन में भी ले सकता है, और आपका किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सियल लोड आए आपका बेयरिंग्स नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है आपका सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। अगर आपके शाफ्ट में किसी प्रकार का मिस अलाइनमेंट आता है, किसी टाइप का एंगुलर मूवमेंट आता है, कोई झटका आता है, तो इस टाइप का बेयरिंग इजीली उसको झेल लेगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें ये दिख रहा होगा, ये आउटर रेस है, और इसके आउटर रेस का जो ग्रूव है एक स्फेरिकल सरफेस रहता है, ऐसा एक बड़ा सा स्फेरिकल सरफेस रहता है ना, और यहां पर जनरली 2 रोज बॉल्स के यूज किया जाते हैं। ऐसे इसमें 2 रोज रहते हैं, जैसे अभी तक आपने एक ही देख रहा था, ये 2 रोज रहते हैं, और ये रोज, ये बॉल्स के जो नीचे का हिस्सा है ये इनर रेस के ग्रूव में फंसे रहते हैं, नीचे का हिस्सा ऐसा। तो इसमें ये आउटर रेस दिख रहा है, इसमें कोई ग्रूव नहीं है, इसमें बस एक ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस है ना, और नीचे वाले ग्रूव में आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप का है। अगर मैं फिर से ये बॉल्स हटा दूं तो आपको ये ग्रूव्स की कंडीशन समझ में आ जाएगी दोनों रेस में। तो ये ऐसा रहेगा, ये आउटर रेस का ग्रूव है और ये इनर रेस का ग्रूव में 2 ऐसे दिए हुए, 2 रोज रहेंगे इसमें बॉल्स के इस टाइप का। अब इसमें अगर मैं इसमें बॉल्स बैठा दूं तो आपको इसका फंक्शन करने का तरीका समझ में आ जाएगा। फिर से मैंने बताया था कि इनर रेस के साथ में हमेशा शाफ्ट फंसता है, ऐसा शाफ्ट में कोई भी हरकत होगी तो इसमें होगी, ठीक है ना। अब अगर मान लेते हैं ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये शाफ्ट को मैं ऊपर की तरफ करूं, इसके इस एंड को, और इसके एंड को नीचे की तरफ करूं, मतलब ये शाफ्ट को अगर मैं ऐसे बेंड करूं, ये होता है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। जैसे ही ऐसे बेंड करूंगा तो शाफ्ट का अगर ये पोर्शन उठेगा तो इनर रेस का भी ये पोर्शन उठेगा, और ये जो बॉल्स हैं तुरंत स्लाइड करेंगे इस सरफेस पे और ये इधर आ जाएंगे। अगर ऐसा टेढ़ा होगा तो ये इधर आ जाएगा, और अगर यही चीज अगर अपोजिट हो जाएगी तो ये बॉल्स इधर आ जाएंगे। मतलब अगर किसी भी टाइप का अगर शाफ्ट में ऐसा इसी टाइप का कोई एंगुलर मिसअलाइनमेंट आया तो ये बॉल्स आपके आउटर रेस में इजीली रोल होके उस अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद वो उसको रोक देंगे। तो झटका कभी भी अचानक से कोई वाइब्रेशन या झटका आता है, हल्का सा शाफ्ट ऐसे होता है, तो ये बियरिंग्स भी अपने आप को एडजस्ट करके उस शाफ्ट को स्टेबल कर देंगे। इसलिए इनको बोलते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग्स। इसका मतलब ये खुद से ही अलाइन होके उसको स्टेबल कर देते हैं शाफ्ट को। इसी का मॉडिफिकेशन आपका नेक्स्ट बियरिंग है, दैट इज स्फेरिकल रोलर बियरिंग। इसमें इन बॉल्स को रिप्लेस कर रहे हैं रोलर से। उसमें भी ऐसे ही आउटर रेस में रहता है, लेकिन यहां पर आप यूज करते हैं सिलेंड्रिकल रोलर्स। और मैंने बताया था कि बॉल्स और रोलर्स को यूज करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको अपना बियरिंग का लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। इसका भी फंक्शन सेम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग जैसा ही रहता है, बस इसमें बॉल्स को रिप्लेस कर रहे हैं सिलेंड्रिकल रोलर से। इसमें भी रोलर्स ऐसे, जब भी शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट आएगा तो ये रोलर्स ऐसे इस स्फेरिकल सरफेस में रोल होके अपने आप को एडजस्ट करके आपके शाफ्ट को स्टेबल कर देंगे। नेक्स्ट आपका बियरिंग है आपका टेपर रोलर बियरिंग। अगर इसको ध्यान से देखेंगे इसके डायग्राम को, तो ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का ही मॉडिफिकेशन है ना, जिसमें साइड से आपका आता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसा। ये देखेंगे, ये सिलेंड्रिकल जो रोलर है उसको आपका सिलेंडर का इसका रेक्टेंगल होता है, इसको ऐसे टेपर बना दिया गया है। इसको यहां से साइड से अगर छील दे तो ये टेपर बन जाएगा। तो इस टेपर रोलर बेयरिंग को यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि ये हैवी रेडियल लोड तो ले ही सकता है, साथ ही साथ एक्सेल लोड भी ले सकता है ये, है ना। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का ये मॉडिफिकेशन है, वहां पर बॉल्स था, यहाँ पर रोलर है। और बताया दोनों में डिफरेंस बस ये होता है कि बॉल्स पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाते हैं और ये रोलर्स लाइन कॉन्टैक्ट बनाते हैं, इसलिए ये हैवी रेडियल लोड और हैवी एक्सेल लोड ले सकता है। लेकिन फिर से इसका डायग्राम देखेंगे, अगर इसको राइट टू लेफ्ट अगर इसको मूव करेंगे तो ये बिल्कुल फंसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हाउसिंग के साथ फंसा रहता है इसका आउटर रेस। तो
तो इनर रेस यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये सरफेस के कारण ये अच्छे से फंसा रहेगा। लेकिन जब भी इसको लेफ्ट टू राइट अगर इस डायरेक्शन में ले गया, है ना, तो ये आपका यहाँ पर ये आपका बताया था मैं, शाफ्ट फंसा रहता है, ये इनर रेस के साथ में ये बियरिंग भी अलग हो जाएगा। मतलब ये भी हैवी रेडियल और हैवी एक्सेल लोड ले सकता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में ही। और अगर फिर भी किसी कारण से आपको दोनों डायरेक्शन में एक्सेल लोड लेना है, तो आपको ऐसे दो बियरिंग्स लगाने पड़ेंगे। मतलब एक पेयर आपको लगाना पड़ेगा एक एंड पे और दूसरा पेयर लगाना पड़ेगा आपको दूसरे एंड पे। मतलब ऐसे 4 बियरिंग्स लगेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ताकि आप आइदर डायरेक्शन में एक्सेल लोड को ले सकें। दैट इज टेपर रोलर बियरिंग। लास्ट ये आपका आता है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, है ना। इसका भी डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। थ्रस्ट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल लोड लेगा, और मैक्सिमम केस में अगर आपको दिखेगा तो ये वर्टिकल शाफ्ट जहां पर रहते हैं वहां पर इसकी यूज करते हैं। इसमें एक ऐसा रिंग होता है जिसको हम आउटर रिंग बोलते हैं, है ना, ये एक हाउसिंग रिंग और एक शाफ्ट रिंग रहता है ना, इस टाइप का। तो यहाँ पर ये बॉल्स या रोलर्स ऐसे फंसे रहते हैं ये ग्रूव्स में इस तरीके से। और ये देखेंगे ये वाला जो नीचे वाला रिंग है इसको हम बोलते हैं हाउसिंग रिंग, क्योंकि ये हाउसिंग के साथ फिक्स रहता है आपका ऐसा। ये आपका अगर ये शाफ्ट का जो हाउसिंग है इसके साथ ये चीज फिक्स रहेगी ऐसे। मतलब सबसे ये असल में एक डिस्क जैसा होता है जिसमें ग्रूव कटा रहता है ऐसा, है ना। अगर ये ऐसा देखें कि एक डिस्क है, ये सेंटर में शाफ्ट जाने के लिए जगह है, और यहां पर ये सरफेस पे ऐसा ग्रूव कटा रहता है ऐसा कंटिन्यूसली। और ऐसी टाइप के 2 डिस्क रहते हैं। मतलब आपको पहला डिस्क लेना है, उसमें प्रॉपर स्पेसिंग में आपको बॉल्स जमा देने हैं, फिर दूसरा डिस्क को उसके ऊपर रख देना है ना। अब आप इस डिस्क को अगर रोटेट करेंगे तो ये इजिली उसमें रोटेट होगा। एक टाइप का सैंडविच बन जाता है बॉल ये दोनों रिंग्स के बीच में, है ना। और उसके बाद अगर आप शाफ्ट रखेंगे तो शाफ्ट इसको पकड़ के रखेगा। तो इस टाइप का देखेंगे, इसको बोलेंगे थ्रस्ट बियरिंग। ये एक्सियल लोड, शाफ्ट एक्सिस से पहले लोड ले सकता है ना, लेकिन ये भी एक डायरेक्शन में ले सकता है। शाफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये दोनों डिस्क आपस में दबे हुए हैं। अगर ये शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये डिस्क ऊपर से खुल जाएगा, उसमें कोई लोड नहीं आएगा। मतलब थ्रस्ट बॉल बियरिंग भी आपका सिर्फ एक्सियल लोड लेता है, लेकिन हैवी एक्सियल लोड लेता है। अब इसमें भी ये दिख रहा है, अगर आप बॉल यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका पॉइंट लोड है, मतलब लाइट या मीडियम लोड ले सकता है। अगर इसी को मैं रिप्लेस कर दूं एक रेक्टेंगल से, तो ये बन जाएगा आपका सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बियरिंग। बॉल्स पे ये हैवी लोड ले सकता है क्योंकि इसमें लाइन कांटेक्ट बन रहा है। तो इस टाइप का ये हो जाता है, या तो ये थ्रस्ट बॉल बियरिंग हो सकता है या सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बियरिंग भी हो सकता है, जिसका डायग्राम को दिया नहीं है, पर ये आपको ध्यान रखना है, ये थ्रस्ट बॉल बियरिंग या सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बियरिंग हो सकता है ये, ठीक है। अब इसी इन सब बियरिंग्स के बेसिस पे ही आपको डिसाइड करना रहता है कि कौन सा बियरिंग कहाँ लगाना है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो जैसे यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा पेज 117 में, यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ बियरिंग टाइप, कि कौन सा बियरिंग को कहाँ सेलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे पहला लिखा हुआ है लो एंड मीडियम रेडियल लोड। अगर आपका सिर्फ रेडियल लोड आ रहा है तो आप डीप ग्रूव बॉल बियरिंग यूज करेंगे। हैवी अगर लोड आ रहा है तो सिलेंड्रिकल वाला बियरिंग यूज करेंगे, हैवी रेडियल लोड आ रहा है ना। मिक्स अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट आ रहा है ना, तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग और स्फेरिकल वाला बियरिंग देंगे, है ना। हल्का थ्रस्ट लोड आ रहा है तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग, हैवी थ्रस्ट लोड आ रहा है तो बॉल को रिप्लेस कर देंगे रोलर के साथ में, तो सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बियरिंग हो जाएगा। और अगर किसी बियरिंग में आपका दोनों ही आपके शाफ्ट में दोनों ही लोड आ रहा है, रेडियल और एक्सियल लोड, तो 3 टाइप के आप बियरिंग यूज कर सकते हैं, दैट इज डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग और टेपर रोलर बियरिंग। ये तीनों ही बियरिंग ऐसे हैं जो दोनों लोड को ले सकते हैं, रेडियल लोड को भी और एक्सियल लोड को भी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूनिट है इसमें रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, ये यूनिट जनरली कंसर्न है आपके डिजाइन और या सिलेक्शन ऑफ डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का, जिसमें वो रेडियल और एक्सियल लोड दोनों ले सकता है, ठीक है ना। अब बियरिंग्स का डिजाइन या बियरिंग का सिलेक्शन करने से पहले बियरिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमको पता करने पड़ेंगे। जैसा कि पहला आपको दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है लाइफ ऑफ द बियरिंग। बियरिंग की लाइफ क्या होनी चाहिए, जिसको डिनोट किया जाता है एल और एल एस से। अब बियरिंग्स तो रोटेट होते हैं, उनका इनर रेस रोटेट होते रहता है शाफ्ट के साथ में, है ना। और जब तक शाफ्ट या मशीन आपकी चलती रहेगी तब तक रोटेट होगा। तो यहां पर लाइफ ऑफ द बियरिंग हम ये बोल सकते हैं, है ना, कि उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है ना। अब लेकिन उसमें वियर टियर तो होता ही है, बियरिंग में वियर टियर जनरली होता है, क्योंकि देखेंगे आप इनर रेस और आउटर रेस को देखेंगे, बीच में फंसा रहता है बॉल्स या रोलर्स, है ना। तो जो वियर टियर या क्रैक्स आएंगे या कोई भी पिट आएगा, वो या तो उनके रोलिंग एलिमेंट्स में आएंगे या तो ग्रूव्स में आएंगे, है ना।
तो अगर किसी में, तो आप देखे होंगे जनरली साइकिल वाइकल में भी अगर बियरिंग्स लगा रहता है तो अगर उसमें छर्रे, हम जनरली वही वर्ड बोला जाता है कि छर्रे कट गए, मतलब वो छर्रों में अगर कुछ, अगर किसी टाइप का वियर टियर आया उनके बॉल्स में, है ना, तो वो आवाज करने लगे, कट 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 करके आवाज आएगा ऐसा कुछ, है ना, जिससे हम बोलते हैं कि बियरिंग खराब हो गया है, तो हमको वो उसको रिप्लेस करना रहता है। वही सेम चीज होता है कि बियरिंग में अगर जो खराब होने वाली चीज होती है, या तो वो रोलिंग एलिमेंट होता है, या तो जो रेसेस में ग्रूस बना हुआ है उसमें कोई खराबी आ जाती है, उसमें कोई डेंट आ जाता है, तो फिर आपका बियरिंग खराब हो जाता है। तो लाइफ ऑफ बियरिंग हम वो बोलेंगे कि जब तक आपको पहला क्रैक ना मिले तब तक वो कितना रिवॉल्यूशन घूम चुका है, दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ बियरिंग। ठीक है ना, मतलब कोई भी बियरिंग खराब होने से पहले कितना रिवॉल्यूशन रोटेट कर चुका है, उसको अगर हम काउंट कर लें तो वो बन जाएगा आपका लाइफ ऑफ द बियरिंग्स। या फिर दूसरे केस में हम या तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ले लें, या तो हम कितने घंटे वो बियरिंग चलता रहा इन आवर्स में। ये एल और एल एच बस यही है। ये एल होगा जब हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से बात करेंगे उसकी लाइफ को, और ये एल एच होगा जब नंबर ऑफ आवर्स में हम बात करेंगे कि कितना घंटा वो चला है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है लाइफ ऑफ बियरिंग, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और आवर्स ऑफ सर्विस एट सम कांस्टेंट स्पीड विच द बियरिंग रन्स बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग क्रैक इन बॉल्स और रेसेस, है ना। तो पहला क्रैक आने से पहले कोई बियरिंग कितना घंटे चला या उसमें कितना रिवॉल्यूशन रोटेट किया, इसको अगर हम मेजर कर लें तो ये कहलाएगा लाइफ ऑफ बियरिंग। ठीक है, और ये एल की वैल्यू अगर आप रिवॉल्यूशन के टर्म में ले रहे हैं तो इसको लिया जाता है एमआर में, इसको बोलते हैं मिलियन रिवॉल्यूशंस, है ना, क्योंकि बहुत सारा रिवॉल्यूशंस होता है तो एक छोटा नंबर हमको बनाना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं मिलियन रिवॉल्यूशंस। मतलब 1 एमआर की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁶ रिवॉल्यूशंस। मतलब किसी बियरिंग का अगर आ रहा है आपका 90 एमआर, है ना, कि किसी बियरिंग का अगर लाइफ आप बोल रहे हैं 90 एमआर, मतलब वो बियरिंग 90 इंटू 10⁻⁶ रिवॉल्यूशंस घूमेगा। और आवर्स में अगर हम लेके चलते हैं तो आपको आवर्स बताना पड़ेगा कि 10,000 आवर्स है या 20,000 आवर्स है, इस टाइप का आवर्स में आप बता सकते हैं बियरिंग को। तो बियरिंग्स को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से ही बोल सकते हैं उसका लाइफ को, और नंबर ऑफ आवर्स, है ना, काउंट आवर्स के काउंट के बेसिस पे भी उसके लाइफ को आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये होता है लाइफ ऑफ बियरिंग। दूसरा आपको दिख रहा होगा ये है रेटिंग लाइफ। रेटिंग लाइफ अगर आप देखेंगे तो रेटिंग लाइफ को डिनोट कर रहा है L10 से। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है रेटिंग लाइफ, इसको ध्यान रखना पड़ता है। रेटिंग लाइफ आपके बियरिंग लाइफ से अंतर इसलिए आता है क्योंकि बियरिंग, अब आप ध्यान समझेंगे, बियरिंग एक मास प्रोडक्ट है। कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा तादाद में कोई बियरिंग को बनाती है ना, और हमको सामने वाले कस्टमर को बताना पड़ता है कि कितने घंटे चल के या कितना रिवॉल्यूशंस बाद ये बियरिंग खराब होगा, ताकि खराब होने से पहले ही उसमें सर्विसिंग करके उस बियरिंग को रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि मशीन में किसी भी टाइप का कोई और डिफेक्ट ना पैदा, है ना। तो कंपनी को एक पर्टिकुलर लाइफ बताना पड़ता है उस बियरिंग को बेचते वक्त, है ना, कस्टमर को, है ना, और उसी लाइफ को हम बोलते हैं रेटिंग लाइफ। अब अगर कंपनी को बियरिंग का लाइफ निकालना है तो मान लेते हैं किसी कंपनी में 10 लाख बियरिंग्स बन रहे हैं जो सब एक ही शेप और एक ही साइज के हैं और एक ही शाफ्ट के लिए हैं, क्योंकि एक मास प्रोडक्ट रहता है तो ये बियरिंग्स बहुत जगह यूज होंगे, है ना, और बहुत जनरल शाफ्ट में यूज होंगे। तो मान लेते हैं कि एक बियरिंग आपका कोई कंपनी 10 लाख बियरिंग बना रही है। अब अगर इन बियरिंग्स का लाइफ निकालना है, तो अगर आपको लाइफ निकालना है तो आपको बियरिंग लेना पड़ेगा, मशीन में फिट करना पड़ेगा, कोई लोड देना पड़ेगा, और उसके बाद उसको रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेट करने के बाद आपके पास 2 काउंटर रहेंगे, एक तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस काउंट कर रहा होगा और एक टाइम काउंट कर रहा होगा। और फिर जब पहला, उस पर बहुत सारे सेंसर्स लगे रहते हैं, और जैसे ही पहला क्रैक डिटेक्ट होता है वो मशीन स्टॉप हो जाती है। आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस देख सकते हैं कितना है और नंबर ऑफ आवर्स देख सकते हैं, तो उससे आप बियरिंग का लाइफ निकाल सकते हैं। पर अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं जिस प्रोसेस की अभी बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है किसी एक बियरिंग का लाइफ निकालने के लिए, और ये बहुत टाइम लेगा। मतलब इसका अगर मैं 10 लाख बियरिंग बना रहा हूँ, तो अगर इनका एक एक का मैं अगर लाइफ निकालने की बात करूँ तो ये मेरे लिए बहुत हैवी हो जाएगा, है ना, एक एक बियरिंग का। तो इसलिए यहां पर कंपनी क्या करती है, कंपनी पूरे 10 लाख बियरिंग्स का लाइफ नहीं निकालती है, सैंपल करती है। सैंपल मतलब उसमें से रैंडमली कोई भी बियरिंग्स, कुछ एक ग्रुप ऑफ बियरिंग्स को वो सेलेक्ट कर लेती है। जैसे कि मान ले कि 10 लाख बियरिंग्स है तो वो सैंपल ले लेती है 100 बियरिंग्स का। मतलब 10 लाख जब बियरिंग्स बन के आ जाते हैं, उसमें से रैंडमली कोई भी 100 बियरिंग्स को वो सेलेक्ट कर लेती है ना।
अब वो बारी बारी वो 100 बियरिंग्स को ही सिर्फ लगाएगी, है ना, मशीन में, और उनका निकालेगी। अब अगर इन 100 बियरिंग्स को आप देखें, मैं मान लीजिए 100 बेयरिंग्स की मैं लाइफ निकाल रहा हूं उस मशीन में डाल के, एक एक करके मुझे मशीन में एक एक बेयरिंग को डालना है। पहला बेयरिंग, फिर दूसरा बेयरिंग, फिर तीसरा बेयरिंग, ऐसे करके मेरे को 100 तक जाना है और सब बेयरिंग की लाइफ निकालना है। अगर अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये सारे बेयरिंग्स बताया था, ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, है ना, सारे के सारे सेम शेप और साइज के हैं। तो एक आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि इनका जो लाइफ निकलेगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही निकलेगा, क्योंकि वो सब सेम मटेरियल के बने, सेम शेप में है, सेम साइज में है। तो हम ये मान के ही चलते हैं, है ना, कि उनका जो लाइफ है आसपास ही निकलेगा। अब मान लेते हैं कि मैंने पहला बेयरिंग मैंने निकाल उसको मशीन में डाला और उसका अगर बेयरिंग का लाइफ आया 120 mr, कि वो एक 120 मिलियन रिवॉल्यूशन चलने के बाद उसमें पहला क्रैक दिखा। अब अगर मैंने दूसरा बेयरिंग लिया, इसका आ रहा है 120.2, है ना, तीसरा बेयरिंग लिया, ये आ रहा है 119.8, थोड़ा सा कम हुआ, पर आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली ये सब 120 के आसपास ही आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा करके अगर मैं सारे बेयरिंग्स का निकालूंगा, है ना, तो हो सकता है कि सबका मटेरियल सेम है, शेप और साइज सेम है, तो सबका इस नंबर 120 के आसपास ही नंबर होगा। किसी का थोड़ा सा कम होगा डेसिमल में, किसी का थोड़ा सा ज्यादा होगा डेसिमल में, है ना, पर ये 120 के आसपास ही आएगा। लेकिन ये भी एक चीज हो सकती है, तो आप अगर मान के चले कि 100 का जितने भी 100 बेयरिंग्स है उनका लाइफ सब अप्रोक्सीमेटली एक नंबर के आसपास ही घूमेगा। लेकिन जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मास में प्रोडक्शन करते हैं तो कहीं ना कुछ डिफेक्ट रह जाता है, जो बहुत माइन्यूटली डिफेक्ट रहता है। देखने में वो सब चीज एक जैसे दिखती है, लेकिन कुछ डिफेक्ट के कारण उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो कोई एक आध बेयरिंग, जैसे मान लेता हूं मैं कि 23 नंबर का बेयरिंग कुछ दे रहा है 112 mr। अब आप देखेंगे कि ये कम चला है, इसका मतलब ये 112 100 मतलब 8 mr 8 मिलियन रिवॉल्यूशन कम चला है, और 112 mr पे आके ही ये आपका खराब हो गया। हो सकता है कोई एक 56 नंबर का बियरिंग होगा जिसको मैं मशीन में डालूं, वो और कम चले 110 mr, है ना। तो मतलब कुछ बियरिंग्स ऐसे हो सकते हैं जो ये नंबर आपको दिख रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम बियरिंग्स का 120 के आसपास आ रहा है, पर कुछ बियरिंग्स ऐसे होंगे जो डिफेक्ट के कारण, जो ऐसे माइनर डिफेक्ट होंगे उसके कारण 120 से पहले ही फेल हो जा रहे होंगे, है ना, क्लियर। तो वो कुछ बियरिंग्स कितने होने चाहिए किसी भी सैंपल में, तो वो कुछ बियरिंग्स होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10%। ये सिर्फ 10% ही हो सकते हैं, क्योंकि कुछ डिफेक्ट होगा तो, या 10% से कम भी हो सकते हैं ये। तो ये सिर्फ 10% ही बियरिंग्स ऐसे होंगे जो उस लाइफ को रीच नहीं करेंगे जो मैक्सिमम बियरिंग्स दिखा रहे हैं, है ना। मतलब अब ये जो अगर 10% बियरिंग्स इस टाइप के लाइफ दिखा रहे हैं, है ना, तो सीधी सी बात है कि जो 120 mr है, ये 90% बियरिंग्स उस लाइफ को दिखा रहे हैं। मतलब 90% बियरिंग्स लाइफ 120 के आसपास चल रहे हैं, और 10% 120 से पहले ही फेल हो जा रहे हैं, और 90% 120 को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या है, उसका एक रेटिंग लाइफ बना लेंगे कि 90% बियरिंग्स जिस लाइफ के आसपास दिखा रहे हैं वही बन जाएगा आपका रेटिंग लाइफ। मतलब आप इस सैंपल के कारण इस पूरे लॉट का, इस 10 लाख बेयरिंग्स का रेटिंग लाइफ हो जाएगा 120 mr। ये 10 का मतलब होता है कि 10% बियरिंग को छोड़ के, इस 10 लाख में भी 10% बियरिंग्स को छोड़ के बचे हुए जितने भी बेयरिंग्स हैं वो सब 120 mr के आसपास ही चलेंगे, है ना। अब ये 10% का मार्जिन लेके चलना ही पड़ता है, वो कस्टमर के लिए भी रिस्क रहता है और सामने वाले के लिए भी रिस्क रहता है ना, कि वो अब डिपेंड करता है कि 10% को आप एकदम परफेक्टली किसी चीज को आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते, तो ये 10% का मार्जिन दोनों को लेके चलना पड़ता है कि अगर किस्मत से आपको कोई ऐसा बेयरिंग मिल गया या बेयरिंग नंबर 23 मिल गया तो आपका बेयरिंग थोड़ा सा कम चलेगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम बेयरिंग्स आपके इस लाइफ को रीच करेंगे, इसको बोलते हैं हम रेटिंग लाइफ। मतलब यहाँ रेटिंग लाइफ किसी एक पर्टिकुलर बेयरिंग का लाइफ नहीं होता है, रेटिंग लाइफ एक पूरे ग्रुप का लाइफ होता है, जिसमें सैंपलिंग करके हम उस लाइफ को लिखते हैं जो 90% बेयरिंग्स रीच करते हैं। इसको ध्यान समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत अच्छे से यूज होगा। रेटिंग लाइफ L10 मतलब वो लाइफ है जिसमें 90% बेयरिंग्स उस लाइफ को रीच करते हैं, 10% को छोड़ के, इसलिए 10 लिखा हुआ है। 10% उस लाइफ को रीच नहीं करेंगे, पर
90% बेयरिंग्स का लाइफ वो 120 के आसपास ही आएगा, किसी का 199 119.8 आएगा, किसी का 121 आएगा, मतलब 90% का बेयरिंग्स का लाइफ 120 से आसपास ही नंबर घूमेगा, लेकिन 10% जो रहेगा वो 120 से पहले ही फेल हो जाएंगे, इसलिए हम इसको रेटिंग लाइफ बोलते हैं। ठीक है ना, तो फिर से बता दे रहा हूं, L10 का मतलब होता है कि 90% बेयरिंग्स का लाइफ, ये ध्यान आप रखेंगे, है ना, कि कोई भी एक लॉट में मास प्रोडक्ट में 90% बेयरिंग जिस लाइफ को रीच करते हैं उसको हम बोलते हैं रेटिंग लाइफ L10। ठीक है ना, इसी चीज को आपको वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट द 90% ऑफ बेयरिंग्स विल कंप्लीट और एक्सीड बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग क्रैक। पहला क्रैक आने से पहले सारे बेयरिंग्स 90% बेयरिंग जिस लाइफ को रीच करते हैं उसको हम बोलते हैं रेटिंग लाइफ, और इसका बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल में यूज आएगा, तो ध्यान रखेंगे 90% बेयरिंग्स जिस लाइफ को रीच करते हैं, जिस नंबर को, उसको हम बोलते हैं रेटिंग लाइफ। 10% उसमें बस छूटे रहते हैं जो उस लाइफ को रीच नहीं करेंगे या उससे पहले फेल हो जाएंगे, इतना मार्जिन कंपनी रख के चलती है ना, मतलब ये पूरे 10 लाख बेयरिंग्स का रेटिंग लाइफ हम बोल सकते हैं 120 MR है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।